गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 इतिहास, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद क्या होता है? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपने राष्ट्र के प्रति लगाव, समर्पण और त्याग की जो भावना है उसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद का इतिहास बहुत ही पुराना है। तो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई? तो सबसे पहले जो राष्ट्रवाद की जो अभिव्यक्ति है, जो राष्ट्रवाद जो दिखाई दिया, वो फ्रेडरिक सारियू जो कि फ्रांस के एक चित्रकार थे, जिन्होंने 1848 में एक चित्र है वो बनाया। और वो चित्र देखिए, यहाँ पर उसने अपने चित्र में स्वतंत्रता की जो देवी है उसको बनाया है। और इसके एक हाथ में मशाल है जो कि ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञानोदय का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में इसके मानव अधिकारों की घोषणा पत्र है। और क्योंकि उस समय फ्रांस के जो कलाकार थे उन्होंने एक महिला रूपक का इस्तेमाल किया था लोगों के अंदर जो राष्ट्रवादी विचार हैं उनको भरने के लिए। तो इसके पास जो अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड उस समय क्या है, इस स्वतंत्रता की देवी के पास पहुंच चुके हैं और उस समय ये राष्ट्र राज्य के रूप में संगठित हो चुके थे। एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में इनका निर्माण हो चुका था। फ्रांस इस स्वतंत्रता की देवी के पास अभी अभी पहुंचा है। उसके पीछे और जो देश हैं जैसे ब्रिटेन है और जो देश हैं उनको अलग अलग झंडों से पहचाना जा सकता है और वो लाइन में लगे हुए हैं। इसमें सभी सामाजिक समूहों के, सभी वर्गों के, स्त्री पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इस लाइन में लगे हुए हैं। तो ये लाइन दिखाने के पीछे जो चित्रकार का यही मकसद है कि विश्व के अंदर जो भाईचारा व्याप्त हो, ये संदेश देने का जो प्रयास है यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर ये जो तानाशाही या निरंकुश जो उस समय जो राजा हुआ करते थे उनको ध्वस्त हुए, उनको उनके अवशेष यहाँ पर दिखाए गए हैं, उनको टूटे हुए यहाँ पर दिखाया गया है कि जो राजतंत्र है या निरंकुश जो शासन था वो खत्म हो चुका है और जो विभिन्न जो क्षेत्र थे जो इनके अधिकार में थे वो अब एक देश के रूप में संगठित होना चाहते हैं। ऐसा यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। और इसी चित्र में ऊपर स्वर्ग में ये कुछ जो ईसा मसीह हैं उनको दिखाया गया है। इसके अलावा कुछ फरिश्ते हैं उनको दिखाया गया है। ये सारा नज़ारा वो इस धरती के ऊपर देख रहे हैं कि कैसे राष्ट्र राज्यों का निर्माण है वो कैसे हो रहा है। और इस प्रकार क्या है, तो ये जो चित्र हैं ये उन्होंने पहले ही बना दिया था। ये चित्र क्या है, शुरुआत में सबसे पहली जो अभिव्यक्ति है राष्ट्रवाद की वो फ्रेडरिक सारियू के चित्रों से हुई जो 1848 में उन्होंने बनाए थे। उसके बाद देखिए, पढ़ते हैं और इस चित्र के बारे में विस्तार से जानते हैं। 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्र बनाए। इसमें उन्होंने सपनों का एक ऐसा संसार रचा, उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना है। तो उन्होंने अपने इस चित्र का नाम दिया जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र, इस चित्र का नाम है। और इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया गया है जिसमें सभी उम्र सामाजिक वर्ग के जो लोग हैं। इसके अलावा जो स्वतंत्रता की देवी की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो कलाकार थे उन्होंने स्वतंत्रता को महिला के रूप में दिखाया था, जैसे भारत में भारत माता के रूप में दिखाया था। यहाँ भी आप उनके एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है और उसके दूसरे हाथ में क्या है, एक मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने निरंकुश संस्थाओं के ध्वज अवशेष बिखरे हुए हैं, यानी उनको खत्म हुए दिखाया गया है। तो सारियों के कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं। तो कल्पनादर्श क्या होता है या यूटोपिया क्या होता है कि ऐसी कोई कल्पना करना। उन्होंने ये ऐसा चित्र
अपनी कल्पना के अनुसार बनाया था जिसका लगभग पूर्ण होना असंभव था। तो इसी को यूटोपिया कहा जाता है। कोई हम ऐसा सपना देखने लगे जिसका पूर्ण होना क्या है बिल्कुल असंभव हो, तो उसी को यूटोपिया कहा जाता है। जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाकों से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड है वो कर रहे हैं, जो राष्ट्र राज्य उस समय तक बन चुके थे। जो फ्रांस है उसको क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, जो प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं, जो काला और लाल और सुनहरा झंडा उनके हाथ में है। और दिलचस्प बात यह है कि जिस समय सारियों ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की जो उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिसमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। तो ये कुछ उदारवादी लोग थे जो जर्मनी को संगठित करना चाहते थे, उसको एक करना चाहते थे। केवल उन्हीं का जो झंडा है वो उसके अंदर दिखाया गया है। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिली राज्य, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस जैसे जो देश हैं उनको उस लाइन में दिखाया गया है। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह और संत फरिश्ते इस दृश्य पर अपने नजर जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। तो ये चित्र क्या है, आपको पूर्ण रूप से इसको समझना है। इस चित्र में से कहीं से भी कुछ भी जो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए कि ये जो है इसके विषय में हम पढ़ चुके थे। अब देखिए फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति है वो होती है। और 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपर्क भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह या उनके हाथ में आ गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों को द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नीति तय करेंगे। पहले क्या था, 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई तो वहां पर लुईस 16वें का शासन था, राजतंत्र का शासन था। और वहां पर क्या था, निरंकुश शासन वहां पे था। तो जैसे ही फ्रांस के अंदर 1789 में क्रांति होती है तो वहाँ पर क्या है, संवैधानिक बदलाव होते हैं, राजनीतिक बदलाव होते हैं, और वहाँ पर लोगों के द्वारा चुनी गई जो सरकारें हैं वो चलती है। उसके बाद देखिए फ्रांस से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए प्रारंभ से ही जिनमें फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सके। फ्रांस के लोगों ने फ्रांस के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए क्या कदम उठाए, या सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए लोगों के अंदर क्या कदम उठाए, ताकि लोग अपने आप को अलग अलग क्षेत्र के ना समझ करके अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में देखें। तो सबसे पहली जो अभिव्यक्ति है राष्ट्रवाद की वो फ्रेडरिक सारियो के 1848 में जो चित्र प्रकाशित हुए उनके अंदर देखने को मिलती है, या फिर 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में स्पष्ट जो अभिव्यक्ति है वो देखने को मिलती है राष्ट्रवाद की। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अपने लोगों में एक सामूहिक पहचान, एक अपनेपन का, एक अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए क्या कदम उठाए। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों में एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। उन्होंने पितृभूमि और नागरिक जैसे जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल किया, और जिससे लोगों के अंदर क्या है, राष्ट्रवाद की भावना है वो जगी। दूसरा क्या किया, उन्होंने नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्र ध्वज की जगह ले ली। दूसरा क्या हुआ, एक नया झंडा है वो चुना गया। तीसरा, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया।
पहले क्या था, फ्रांस के अंदर जो निष्क्रिय जो नागरिक थे, केवल उन्हीं के द्वारा क्या है, उस समय जो स्टेट जनरल था उसका चुनाव है वो हुआ करता था, एक असेंबली थी वहाँ पे, और जो वहाँ पर जो कानून बनाती थी। लेकिन उसके बाद क्या है, सक्रिय नागरिकों के द्वारा उसका चुनाव होने लगा और उसका नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। शहीदों के गुणगान में नई जो स्तुतियाँ हैं वो रची गई, शपथें ली गई, प्रतिज्ञाएं ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया। और ये सब किसके नाम पे हुआ, राष्ट्र के नाम पे हुआ। वहाँ पर एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई ताकि पूरे देश का जो शासन है वो एक सही तरीके से चल सके, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त किए, जो देश के अंदर जो आंतरिक जो आयात निर्यात शुल्क थे उनको ख़त्म कर दिया गया। नए भार और नापने की एक समान व्यवस्था लागू की। पहले क्या था, किसी क्षेत्र में जो भार है, जैसे 1 किलोग्राम, कहीं पर क्या था 1000 ग्राम का था, कहीं पर 950 ग्राम का था, कहीं पर 900 ग्राम का था। तो क्या है, पूरे देश के अंदर क्या है, एक समान तोलने और नापने की जो एक समान व्यवस्था है वो लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्रभाषा बन गई, यानी फ्रांसीसी भाषा को राष्ट्रभाषा बना दिया। तो ये सब कदम उठाए फ्रांस के क्रांतिकारियों ने अपने फ्रांसीसी लोगों के अंदर सामूहिक पहचान की भावना को पैदा करने के लिए, राष्ट्रवाद के विचार को उनके अंदर जगाने के लिए ये कदम उठाए गए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा। उसके बाद देखिए, क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र और शिक्षित मध्यम वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों तक ले जाने में सफल हुई। तो फ्रांसीसी सेनाओं ने क्या किया, राष्ट्रवाद का विचार है वो विभिन्न देशों तक पहुंचाया। इसमें एक शब्द आया है जैकोबिन क्लब, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे। उसके बाद देखिए, नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। तो फ्रांस के अंदर प्रजातंत्र की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन नेपोलियन के उदय के साथ ही वहां पर दोबारा क्या है, जो राजतंत्र की स्थापना हो गई, यानी नेपोलियन का शासन वहां पर स्थापित हो गया। दोबारा से जो फ्रांस है वो राजतंत्र के अधीन हो गया। नेपोलियन फ्रांस का जो शासक है वो बन गया। उसके बाद देखिए, उसने प्रशासनिक क्षेत्र में अनेक सुधार नेपोलियन ने किए और ताकि पूरी जो व्यवस्था है वो कुशल बन सके, सही बन सके। तो इस उद्देश्य से उसने 1804 में एक नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की आचार संहिता या नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, तो उसने कुछ कानून बनाए। उसने क्या किया, सबसे पहले इस 1804 की नागरिक संहिता के अनुसार जन्म पर आधारित जो अधिकार थे, विशेष अधिकार थे, उनको समाप्त कर दिया। यानी चर्च और जो कुलीन वर्ग को जो अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। कानून के समक्ष सभी बराबर हैं और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। जहां पर फ्रांस, नेपोलियन ने जिन क्षेत्रों को जीता था, जिन देशों को जीता था, वहां पर भी इसको लागू किया गया। जैसे स्विट्जरलैंड है, इटली है, जर्मनी में है, वहां पर भी इसको लागू किया गया। सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया इसने। किसानों को भू दास्तव और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। भू दास्तव क्या होता है, किसानों को भूदास के रूप में, अपनी भूमि के ऊपर गुलाम बना करके जो सामंत है वो खेती करवाया करते थे, उससे इनको मुक्त किया।
और जो जागीरदारी शुल्क है उससे भी इसको मुक्ति दिलाई किसानों को। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। शहरों में जो बहुत से जो व्यापारी थे उनका पूरे व्यापार के ऊपर नियंत्रण था। वो नए व्यापारी को बाज़ार में नहीं आने देते, व्यापार करने नहीं देते थे। तो इस प्रकार क्या किया नेपोलियन ने, उन व्यापारियों की श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया ताकि सभी जो व्यापारी हैं अपना व्यापार मुक्त रूप से कर सकें। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। जो यातायात मतलब आने जाने का के लिए, वस्तुओं के लाने ले जाने के लिए जिन साधनों का इस्तेमाल किया जाता था उनको अच्छा किया गया। और कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून या मानक भार नाप, एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और सेवाओं या पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। इस प्रकार व्यापार करना आसान हो जाएगा। लेकिन जीते हुए इलाके में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थान जैसे हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रुसेल्स, मेज, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। मगर ये केवल शुरुआती उत्साह था, शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। यह साफ होने लगा कि जो नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। मतलब नेपोलियन शुरुआत में विभिन्न देशों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ, लोगों ने उसका स्वागत किया, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को नेपोलियन का जो इरादा था वो समझ में आने लगा और उस प्रकार क्या है, नेपोलियन की निंदा होने लगी। निंदा क्यों होने लगी कि उसने क्या किया, करों को बढ़ा दिया। दूसरा सेंसरशिप, उसने जो प्रेस थी या अखबार थे उनके ऊपर क्या है प्रतिबंध लगा दिया, लोगों की आज़ादी को ख़त्म कर दिया। और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रांस सेना में लोगों की ज़बरदस्ती भर्ती करने लगा। तो ये 3 कारण थे जिससे क्या था, जो नेपोलियन था उसके लोग खिलाफ होने लगे। और जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, ये नेपोलियन है जिसके बैग से क्या है, वो क्षेत्र हैं जो उसने जीते हुए थे, उनके नाम इस जो कागज़ के ऊपर लिखे हुए हैं वो इसके बैग से गिर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जीते हुए क्षेत्र है, इसको छोड़ने पड़े। और 1815 में वाटरलू की लड़ाई में जो नेपोलियन है वो हार चुका था। और फिर हम पढ़ेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण है वो कैसे हुआ। ये अगली वीडियो में इसके विषय में जानेंगे। धन्यवाद।